डिस्कशन करते हैं। इसमें आपके 3 पेपर हैं। एक तो पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक ऑफ सीड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म, मतलब इसमें क्या करना है हमें, जिम्नोस्पर्म में विविधता और उनकी वर्गीकृति का अध्ययन करना है। सीड प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म में भी सीड्स बनते हैं और एंजियोस्पर्म में भी सीड्स बनते हैं, और दोनों ही पादपों को कौन से डिवीजन में रखा गया है, स्पर्मेटोफाइटा में एक तो जिम्नोस्पर्म को भी रखा गया है और एक एंजियोस्पर्म को भी रखा गया है। तो हमें जिम्नोस्पर्म की डाइवर्सिटी और उनकी वर्गीकृति का अध्ययन करना है। वैसे ही आपके सेकंड पेपर में है एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक, मतलब एंजियोस्पर्म की विविधता और उनकी वर्गीकृति का अध्ययन करना है। डाइवर्सिटी का मतलब समझते हो आप, जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके विभिन्न वंश, विभिन्न जातियां होती है, उनमें हमें डिफरेंसेस देखना है भाई, कौन सा जिम्नोस्पर्म दूसरे जिम्नोस्पर्म से अलग है। इसी प्रकार हमें थर्ड पेपर में पढ़ना है स्ट्रक्चर मतलब संरचना, डेवलपमेंट मतलब विकास एंड रिप्रोडक्शन मतलब उनमें जनन। तो इनमें फ्लोरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म में, क्योंकि फ्लावर्स कितने बनते हैं, ओनली एंजियोस्पर्म में ही बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म पादपों की क्या देखनी है, हमें संरचना देखनी है, एक उनका विकास मतलब एक जायगोट से पूरी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है वह देखना है। एक उनमें जनन किस प्रकार से होता है, जनन के दौरान कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, ये हमें डिस्कशन करना है। तो आज हम पढ़ेंगे केवल पेपर फर्स्ट। अभी ये जो पेपर फर्स्ट है इसमें भी 5 यूनिट्स है। अब 5 यूनिट्स में से जो हम यूनिट डिस्कस करेंगे उसका नाम है यूनिट 4। अब जो यूनिट 4 है, जो इसमें पेपर फर्स्ट है, इसमें हमें जिम्नोस्पर्म के बारे में ही पढ़ना है ओनली। जिम्नोस्पर्म भी कौन कौन से, एक तो जीवित जिम्नोस्पर्म, एक जीवाश्म जिम्नोस्पर्म और थोड़ा बहुत पैलियोबोटनी के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म कौन से पादप है, सीड प्लांट। तो सीड्स की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या बीजीय पादपों की उत्पत्ति या उनका विकास किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन भी हम इसी पेपर के अंतर्गत करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है इसमें जिम्नोस्पर्म के 6 मेंबर्स को स्टडी करना है। एक तो साइकस, सेकंड है पाइनस, थर्ड है टेक्सास, फोर्थ है गिंगो और फिफ्थ है नीटम। साइकस, पाइनस, टेक्सास, गिंगो, नीटम और लास्ट है एपेड्रा। तो ये 6 मेंबर्स हैं। इनकी डाइवर्सिटी को मतलब इन 6 मेंबर की जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी बाह्य संरचना संपूर्ण प्लांट बॉडी की, जैसे इनके तने की, इनकी जड़ की, इनकी पर्ण की और जो पूरी प्लांट बॉडी है इनकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना इनकी लीफ की, स्टेम की, रूट की और स्टेम और लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि, इसका हमें अध्ययन करना है। तो एक तो देख लिया हमने बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, और एक इनमें जनन, रिप्रोडक्शन। इनमें जनन किस प्रकार होता है, जनन के दौरान कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, इसका हमें स्टडी करना है। तो ये सभी हम इन 6 मेंबर में देखेंगे और ये 6 मेंबर ही आपकी 2 यूनिट के अंदर इंक्लूड है। एक तो यूनिट 4, एक है यूनिट 5। 2 यूनिट के अंदर हम इन 6 मेंबर्स की स्टडी करेंगे और इन 2 यूनिट को पढ़ते ही हमारा जो 70% पेपर है वह कंप्लीट हो जाएगा। केवल 30% पार्ट बचेगा जो केवल यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर आएगा। यूनिट फर्स्ट में हमें केवल बीज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ये पढ़ना है, उनका विकास किस प्रकार हुआ है, और यूनिट सेकंड में हमने जिम्नोस्पर्म के सामान्य कैरेक्टर देखने हैं। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड और जो यूनिट थर्ड है उसमें केवल यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत क्या स्टडी करेंगे हम, बीज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है या बीज पादपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है,
ये हमें स्टडी करना है और थोड़े बहुत फोसिल्स जो जिम्नोस्पर्म है उनके बारे में पढ़ना है। ऐसे ही जो सेकंड यूनिट है इसमें जिम्नोस्पर्म के हम सामान्य कैरेक्टर पढ़ेंगे। और जो यूनिट जिम्नोस्पर्म के सामान्य कैरेक्टर और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पाथवे में क्या क्या अंतर है उसके स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। और जो यूनिट थर्ड है इसमें केवल हम फोसिल्स का जो जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट 4 का जो फर्स्ट मेंबर है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है साइकस। तो साइकस को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अगर साइकस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो साइकस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिवीजन कौन सा होगा इसमें अभी बताया था मैंने। डिवीजन होगा स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन होगा जिम्नोस्पर्म, क्लास होगी साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर होगा साइकेडेलीज, फैमिली होगी साइकेडेसी, और जीनस होगा साइकस। तो डिवीजन क्या है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से दो सब डिवीजन है, एक तो जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है। तो यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो सब डिवीजन के अंतर्गत कौन आएगा जिम्नोस्पर्म। और जो साइकस है कौन सी क्लास का मेंबर है साइकेडोप्सिडा का मेंबर है, इसका ऑर्डर क्या है साइकेडेलीज पे। और जो साइकेडेलीज के जो मेंबर है इन्हें साइकेड्स भी कहा जाता है क्योंकि जो मीजोजोइक जो काल है उस दौरान साइकस के पादपों की या जो साइकेडेलीज के जो पादप थे उनकी अधिकता थी, इस कारण उस युग को साइकेड्स भी कहा जाता था। फैमिली इसकी साइकेडेसी और जीनस है साइकस। जो साइकस है अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, भाई कहाँ कहाँ पर पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, इसकी पूरे वर्ल्ड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर इसके वितरण की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसकी केवल 20 स्पीशीज पाई जाती है और इंडिया में इन 20 में से केवल 6 स्पीशीज पाई जाती है। जो साइकस है इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवित जीवाश्म की भी संज्ञा दी गई है क्योंकि जो साइकस है साइकस ही एकमात्र ऐसा वंश है जो साइकेडेलीज फैमिली में जीवित है, बाकी सब डेड हो चुके हैं, इसी कारण से जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है। एक और जीवित जीवाश्म है आपके जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत गिंगो। गिंगो को भी जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि इसकी भी बहुत ही कम प्रजातियां पृथ्वी पर बची हुई है। अब इंडिया में जो 6 प्रजातियां पाई जाती है, अगर उन प्रजातियों की बात करें तो जो साइकस की जो फर्स्ट प्रजाति है वह है साइकस सर्सिनेलिस। साइकस सर्सिनेलिस यह पाई जाती है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु व
वह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और इसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे जंगल का बदनमस्त फूल या जंगल का फूल या हाथी का फूल। तो इंडिया में पाई जाने वाली जो फर्स्ट प्रजाति है वह है साइकस सर्सिनेलिस। ये कहाँ पर पाई जाते हैं? तो तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पाई जाती है और इसे वहाँ पर इन नामों से जाना जाता है। तो जंगल का मदनमस्त फूल, जंगल का फूल और हाथी का फूल। जो सेकंड प्रजाति है वह है साइकस पेक्टिनेटा। साइकस पेक्टिनेटा ये पाई जाती है असम व मेघालय में। असम व मेघालय में पाई जाती है। इसे नेपाल के अंतर्गत जो साइकस पेक्टिनेटा है, इसे नेपाल में थेकल कहा जाता है। नेपाल में थेकल कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड प्रजाति है वह है साइकस रियोल्यूटा। साइकस रियोल्यूटा यह पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और इसका जो दूसरा नाम है इसे सागोपाम या पामफल भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका सागोपाम या पामफल। अगला है साइकस बेडोमन। साइकस बेडोमन यह भी पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत और इसे पेड़ ईटा कहा जाता है। पेड़ ईटा कहा जाता है। अगली प्रजाति है साइकस रम्फाई। साइकस रम्फाई यह पाई जाती है अंडमान व निकोबार द्वीप में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। और जो अगली प्रजाति है लास्ट साइकस सियामेंसिस। साइकस सियामेंसिस यह प्रजाति जो इंडिया में पैदा नहीं होती, इसे जो फॉरेन कंट्री है वहाँ से लाया गया है केवल जो सजावटी पर्पज है उसके लिए। यहाँ के जो गार्डन है इंडिया के इनमें उगाया जाता है। तो ये यहाँ पर पैदा नहीं होती, केवल फॉरेन से लाया गया है और यहाँ के गार्डनों में केवल सजावटी जो पर्पज है या ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए इसे उगाया जाता है। तो वापस से इन 6 प्रजातियों की बात कर लेते हैं। पहला है साइकस सर्सिनेलिस, के तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे जंगल का मदनमस्त फूल, हाथी का फूल व जंगल का फूल भी कहा जाता है। सेकंड प्रजाति है साइकस पेक्टिनेटा। यह पाई जाती है असम व मेघालय में पाई जाती है और नेपाल में इसे थेकल के नाम से जाना जाता है। थर्ड प्रजाति है साइकस रियोल्यूटा। यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे सागोपाम या पामफल भी कहा जाता है। अगली है साइकस बेडोमा। यह भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे पेरिका कहा जाता है। अगली है साइकस रम्फाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और लास्ट है साइकस सियामेंसिस। ये फॉरेन से लाई गई है या विदेशों से लाई गई है, केवल इसे सजावटी पर्वत के लिए इंडिया के गार्डनों में उगाया जाता है। तो ये कि हमने
इंडिया में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के बाद अगर हम साइकस रिवोल्यूटा की बात करें तो साइकस जो रिवोल्यूटा है ये इकोनॉमिकली काफी इम्पोर्टेंट प्रजाति है, क्योंकि जो इसका साइकस रिवोल्यूटा का जो तना है इसके तने से साबूदाना बनाया जाता है, इसी कारण से इसे को पाम भी कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम साइकस की बाह्य संरचना की। अब जब साइकस का जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसे कहा जाता है स्पोरोफाइट, क्योंकि इसके प्लांट के ऊपर स्पोर बनेंगे और स्पोर भी कौन कौन से होंगे, एक तो माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर। इसके अंदर बनेंगे वो माइक्रोस्पोर, इंडिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोर इंडिया के अंदर मेगास्पोर या बीजांड का निर्माण होगा। तो जो इसका जो स्पोरोफाइट होता है या इसके मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना। और अगर इसके बाह्य संरचना की बात करें तो जो साइकस का जो पादप होता है वह दिखने में खजूर या नारियल के पेड़ के समान दिखाई देता है। मतलब जो इसका जो स्टेम होगा वह अनब्रांच्ड टाइप का होगा और इसके जो शीर्ष भाग होगा इस पर पत्तियों का क्राउन पाया जाएगा या पत्तियां मुकुट समान संरचना के रूप में पाई जाएगी। और खजूर में भी ऐसा ही होता है, नारियल में भी ऐसा ही होता है। तो संरचना में किसके समान दिखाई देता है, खजूर या पान के पेड़ियों की बातें दिखाई देता है। और साइकस पाया कहाँ पर जाता है, यह पाया जाता है वार्मर क्लाइमेट में। वार्मर क्लाइमेट मतलब गर्म जलवायु या मरुद्वीय आवासों या जीरोफाइटिक आवासों में, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर यह प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, एवरेज ऊंचाई कितनी होती है, एवरेज ऊंचाई होती है इसकी 3 मीटर से 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होती है। साइकस रिवोल्यूटा में इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, 5 या 6 मीटर तक जा सकती है। और जो साइकस की जो सबसे लंबी प्रजाति है उसका नाम है साइकस मीडिया। यह सबसे लंबी प्रजाति है साइकस की। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक हो सकती है, लगभग 9-10 मीटर के लंबी। इसके बाद इसकी प्लांट बॉडी को बनाते हैं हम। प्लांट बॉडी दिखाई कैसी देती है, तो ये है साइकस। अगर हम साइकस के स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना की बात करें तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह किसके समान दिखाई देती है, पाम लाइक या खजूर के समान, मतलब ताड़ के वृक्ष के समान या नारियल के वृक्ष के समान या खजूर के वृक्ष के समान दिखाई देती है। और ये किस में बटी हुई होती है, एक तो रूट में, स्टेम में और एक लीव्स में। स्टेम, रूट्स और लीव्स, जड़ों में, पत्तियों, तने में और पत्तियों में इसकी प्लांट बॉडी बटी हुई होती है। जो इसका जो तना होता है वह तना प्रारंभिक अवस्था में तो अंडरग्राउंड नेचर का होता है। जब साइकस का जो सीड जर्मिनेशन होता है उसके बाद जब थोड़ा बहुत प्लांट बनता है तो इसका तना अंडरग्राउंड स्टेज में रहता है, परंतु बाद में जब यह युवा अवस्था में आता है या फिर कम से कम 7-8 साल बाद ये जमीन के ऊपर आ जाता है। और इसके तने पर आपाती पन्नादार पाए जाते हैं और आपाती पन्नादार या पेरिस्टेंट जो लीफ स्केल्स होते हैं ये पाए जाते हैं। और ये भी 2 प्रकार के लीव्स के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो लीव्स पाई जाती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो स्केली लीव्स और दूसरी फोलिएट लीव्स। मतलब एक तो प्रकाश संश्लेषी पर्णक और दूसरी सल्फर पर्णक। धीरे धीरे जैसे इसका तना बड़ा होता है, फोलिएट और जो स्केली लीव्स होती है वह नीचे से झड़ती जाती है और इनके जो पन्नादार है और इनका जो नीचे का पोर्शन है वो इसी तने पर छोड़ जाती है। इसी कारण इस पर आपाती पन्नादार पाए जाते हैं। अब अगर इसके लीव्स की बात करें तो इसके तने के ऊपर जो पत्तियां पाई जाती है वह एक क्राउन के समान संरचना में या मुकुट समान संरचना के रूप में व्यवस्थित
होती है, मतलब एक सर्पिलाकार रूप में अरेंज होती है। और जो लीव्स दो प्रकार के, एक तो फोलियस लीव्स, एक स्केली लीव्स। जो फोलियस लीव्स है प्रकाश संश्लेषी पढ़ने मतलब फोटोसिंथेसिस करेगी कैसी है, पिन्नेटली कंपाउंड, मतलब संयुक्त प्रकार की पर्ण है जो शिक्षकों के रूप में है। जैसे खजूर की पत्तियां होती है ना, इसमें एक बड़ा सा रेडिस होता है और इसके दोनों तरफ लीफलेट या जो पर्ण है वह लगे हुए होते हैं। उसी प्रकार साइकस की पत्तियां होती है जो कि पिच्छाकार संयुक्त पर्ण पाई जाती है, पिन्नेटली कंपाउंड पर्ण पाई जाती है जो क्राउन समान संरचना के रूप में दिखाई देती है। अगर हम साइकस के पादप की बात करें तो जो साइकस का पादप होता है ये डायोसियस नेचर का होता है। डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाशयी। एक लिंगाशयी मतलब इसका जो मेल प्लांट होगा या जो नर पादप होगा वह अलग होगा और जो मादा पादप होगा वह अलग होगा। इसे क्या कहा जाता है, डायोसियस कहा जाता है। हर जिम्नोस्पर्म में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, केवल पाइनस की एक जाति पाइनस वृक्ष बढ़ता है उसमें मोनोसियस प्रकार का दिखाई देगा, जबकि साइकस में ये डायोसियस प्रकार का होता है। अब डायोसियस है तो मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल प्लांट में किसका निर्माण होता है, मेल कोन का निर्माण होता है, क्योंकि अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन कराएंगे तो रिप्रोडक्शन कराने के लिए कुछ न कुछ बीजाणु बनाने होंगे हमें, और बीजाणु किसमें बनते हैं, मेल कोन में बनते हैं। और मेल कोन में किसमें बनेंगे, क्योंकि मेल कोन का निर्माण हमें पता है किसके द्वारा होता है, माइक्रो स्पोरोफिल के कॉम्पैक्टली अरेंज होने से, या जो माइक्रो स्पोरोफिल है वह आपस में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करेगी, मेल कोन का निर्माण करेगी। और जो माइक्रो स्पोरोफिल है या जो लघु बीजाणु पर्ण है इसके अंदर क्या होगी, लघु बीजाणुधानी होगी या माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर होगी, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होगी। और माइक्रोस्पोरोफिल आपस में व्यवस्थित होकर मेल कोन का निर्माण करेगी। ऐसे ही अगर इसके जो फीमेल प्लांट है उसकी बात करें तो जो फीमेल प्लांट होती है उसमें क्या होती है, मेगास्पोरोफिल होती है। परंतु जो फीमेल प्लांट है उनमें मेगास्पोरोफिल आपस में व्यवस्थित होकर फीमेल कोन का निर्माण नहीं करती, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मेगास्पोरोफिल होती है वह काफी दूर दूर व्यवस्थित होती है, इसी कारण पास पास नहीं आ पाती और फीमेल कोन का निर्माण नहीं करती। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि जो साइकस का प्लांट होता है फीमेल प्लांट, उसमें फीमेल कोन का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें मेगास्पोरोफिल दूर दूर अरेंज या दूर दूर व्यवस्थित होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, यह तो हमने की लीव्स की बात। अब जो ये लीव्स होती है अल्टरनेट सीक्वेंस में व्यवस्थित होती है। जैसे यहाँ पर जो पर्णाधार दिखाई दे रहे हैं ये काफी जो डेंसली या काफी जो गहरे रंग से बनाए गए हैं, ये फोटोसिंथेटिक लीव्स के पर्णाधार। और जो ये हल्के रंग से दर्शाए गए, जो इसका जो लाइट वाला पोर्शन है वह स्केली लीव्स के पर्णाधार से दर्शाया गया है। तो दोनों ही जो पर्ण होती है वह अल्टरनेट सीक्वेंस में या एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषी पर्ण, स्केली पर्ण, प्रकाश संश्लेषी पर्ण, फिर स्केली पर्ण। यहाँ तो ये पर्ण जड़ गई केवल ऊपर वाले पोर्शन में ही व्यवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं रूट्स की। अब जो साइकस में जो रूट्स होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नॉर्मल टेप रूट, नॉर्मल टेप रूट मतलब सामान्य मूसला जड़ जो लगभग सभी प्लांट्स में पाई जाती है। एक होती है कोरेलाइड रूट, इसे हिंदी में कहा जाता है परवलाभ जड़। तो जो सामान्य जो टेप रूट्स होती है
वह इस प्लांट को भूमि के अंदर स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि ये क्या होती है, भूमि के अंदर गहराइयों में जाकर प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का कार्य करती है। इसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा नहीं होती, फिर इससे वापस से बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स निकलती है जो काफ़ी नीचे की ओर जाकर प्लांट को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। अब जो टेप रूट होती है, ये इसका कार्य क्या है, एक तो पादप को स्थिरता प्रदान करने का और जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य भी टेप रूट्स के द्वारा किया जाता है। एक है जल व खनिज लवणों का अवशोषण, यह कार्य भी नॉर्मल टेप रूट के द्वारा ही किया जाएगा। थर्ड है, ये कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर, मतलब नीचे की ओर जा रही है, तो पॉजिटिवली गुरुत्वानुवर्ती होती है। और अगर इसके बाद बात करें हम, तो जो सेकंड प्रकार की जो रूट्स होती है वो होती है कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स कहाँ पर होती है, यह होती है सोयल की सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो प्लांट बॉडी का जो तना भूमि से बाहर की ओर निकला हुआ होता है, वहाँ पर सोयल की सरफेस के ऊपर काफी ब्रांड या साकित प्रकृति की भूखंडाकार आकृति के रूप में कोरेलॉइड रूट्स देखने को मिलेगी। यह बार बार द्विभागी साकित होकर एक मास का निर्माण करती है, जिसे कोरेलॉइड मोसेक या प्रबलाभ मोसेक कहा जाता है। अब जो ये कोरेलॉइड रूट्स होती है, इसका काम क्या है इस प्लांट के अंदर, तो जो कोरेलॉइड रूट्स होती है इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं या छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें लेंटिसेल्स या वातरंध्र या वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिसके द्वारा ये लेंटिसेल्स या वातरंध्र या वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनके द्वारा ये गैसीय विनिमय में सहायता करती है या शोषण का कार्य करती है। जबकि जो टेप रूट होती है वह शोषण में इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि कोरेलॉइड रूट में लेंटिसेल्स की प्रेजेंस के कारण यह शोषण का कार्य करती है। एक तो ये कोरेलॉइड रूट्स होती है, इन रूट्स की अगर आंतरिक संरचना देखेंगे हम, तो वहां पर देखेंगे कि इनकी जो आंतरिक संरचना में जो कोर्टेक्स वाला पोर्शन है उसमें नील हरित से वाला ब्लू ग्रीन एलगी जैसे एनाबिना साइकेडी, नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी, व ओसिलेटोरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एलगी के जो मेंबर्स है जैसे एनाबिना साइकेडी, नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी और ओसिलेटोरिया, इसके कोर्टेक्स वाले रीजन में जिसका निर्माण करते हैं एल्गल जोन का निर्माण करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एलगी है ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। मतलब जो एनाबिना साइकेडी, नोस्टॉक पंक्तिफोर्मिया, ओसिलेटोरिया जैसे ब्लू ग्रीन एलगी है, तो कोरेलॉइड रूट के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनमें ये एलगी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगी, उसके बदले में जो कोरेलॉइड रूट है इन्हें फूड प्रोवाइड करने का कार्य करेगी। तो ये थी कोरेलॉइड रूट्स। काम क्या है, एक तो शोषण में काम है क्योंकि वायु कोष्ठ प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। एक नील हरित से वाल पाए जा रहे हैं जैसे एनाबिना साइकेडी, नोस्टॉक पंक्तिफोर्मी और ओसिलेटोरिया, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करने का कार्य करती है। इसी कारण जो साइप्रस रिवोल्यूटा की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उन्हें धान के खेतों में या फिर जो विभिन्न प्रकार के जो फसली पात्र हैं वहाँ पर मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये थी इसकी बाह्य संरचना। एक बात और, इसका जो मेल प्लांट होता है उसमें
इसका जो मेल प्लांट होता है उसमें एक प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है जिसे सिम्पोडियल ग्रोथ कहा जाता है। अब जो सिम्पोडियल ग्रोथ होती है क्या होती है? सिम्पोडियल ग्रोथ में क्या होता है, जैसे ही इस प्लांट के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल के व्यवस्थित होने से मेल कोन का निर्माण हो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। परंतु क्या होता है, जो इसका मेल प्लांट होता है इसमें जो ये कोन है वह एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और वापस से इसकी ग्रोथ या दूसरी ब्रांचेज निकल जाती है। इस प्रकार की ग्रोथ को सिम्पोडियल ग्रोथ कहा जाता है। या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए इसकी जो एपिकल बर्ड होती है या जो इसका जो शीर्षस्थ वाला शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाए तो डैमेज के कारण एपिकल मेरिस्टेम दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों ओर से इसकी ब्रांचेज या इसका स्टेम निकल जाता है। इस प्रकार की ग्रोथ को सिम्पोडियल ग्रोथ कहा जाता है। जबकि जो इसका फीमेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट में कौन सी ग्रोथ पाई जाती है? मोनोपोडियल ग्रोथ पाई जाती है, एकल लाक्षी ग्रोथ पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है जो फीमेल प्लांट है उसमें फीमेल कोन का निर्माण नहीं होता, तो साइड से ब्रांचेज नहीं निकलेगी, इसमें जो ग्रोथ पाई जाएगी वो मोनोपोडियल प्रकार की पाई जाएगी। तो ये थी इसकी बाह्य संरचना। इसमें क्या देखा हमने? रूट्स के बारे में देखा, स्टेम के बारे में देखा और पत्तियों के बारे में देखा। अब इसकी आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं। यहाँ हमने जो साइकस के जो स्पोरोफाइट था इसकी बाह्य संरचना को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब आंतरिक संरचना किस किस की पढ़नी है हमें? एक तो इसकी जड़ की आंतरिक संरचना पढ़नी है, जड़ की आंतरिक संरचना और द्वितीयक वृद्धि। जड़ की आंतरिक संरचना और जड़ में द्वितीयक वृद्धि। उसी प्रकार स्टेम की आंतरिक संरचना और उसमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ या उसकी मोटाई में वृद्धि। और इसी प्रकार जो पर्ण है, जो पिच्छाकार संयुक्त पर्ण है, उसकी भी हमें आंतरिक संरचना पढ़नी है और उसमें हम दो टीएस काटेंगे। एक तो क्योंकि हमने देखा था, एक तो इसमें क्या है, लीफ प्लेट या पर्ण उपस्थित है, एक क्या है इसका एपिस उपस्थित है। एक तो इसकी टीएस काटेंगे, एक इसके पर्ण की टीएस काटेंगे, दो टीएस इसमें पढ़ेंगे। तो लीफ की आंतरिक संरचना हमें पढ़नी है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? एक तो रेकिस और एक लीफ प्लेट।